गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको लेसन नंबर पढ़ाया था, लेसन नंबर 5। आपका हाफ लेसन हो गया है, हाफ लेसन रह गया, वो आज पढ़ाएंगे। हमने आपको बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ा दिया था कि कैसे वर्गीकृत किया गया है। जैसे साधारण तौर पर शिक्षा के विचार से उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और जोन्स के द्वारा, मतलब अलग अलग जो समाजशास्त्री थे, जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने उसे अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया है। और आज का हमारा टॉपिक है आयु का वृद्धि एवं विकास से संबंध। आपको हमने प्रीवियस क्लास में सिखाया था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि क्या है? वृद्धि जो जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलकर निश्चित आयु तक जारी रहती है। लेकिन जो विकास है वह व्यक्ति की मृत्यु होने तक चलता है। वृद्धि एक निश्चित अवस्था आयु तक चलती है और विकास ये मृत्यु तक चलता है। और जो वृद्धि है वह शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी है जो एकांकिकी है, और जबकि विकास क्या है? सार्वजनिक रूप से होता है। क्लियर है? ये तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था। आज हम पढ़ेंगे आयु का वृद्धि एवं विकास से संबंध। इनका क्या संबंध है? परिपक्वता के सिद्धांत से अभिप्राय किसी कार्य की पूर्णता आ जाने से है। आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति के शरीर के अंगों में तथा कार्यशक्ति में भी वृद्धि होती है और पुष्टता आती है। इसी तकनीकी दृष्टि से परिपक्वता कहते हैं। मतलब जब बच्चा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? पहले उसकी कौन सी अवस्था होती है? गर्भावस्था में रहता है बच्चा, है ना, जन्म से पूर्व। और फिर जब जन्म हो जाता है तो शेषावस्था में आ जाता है। फिर शेषावस्था 6 वर्ष तक की होती है। उससे जब 6 से आयु बढ़ती है तो वो बाल्यावस्था में आता है, और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में। तो आप देख रहे दर पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसमें वृद्धि होती जा रही है। तो परिपक्वता, इसे हम क्या कहेंगे? तकनीकी दृष्टि से इसे हम कहते हैं परिपक्वता। व्यक्ति का विकास काफी कुछ इसी तत्वों पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपनी आंतरिक शक्तियों के अनुसार कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया करता है तो हम उसे परिपक्व मान लेते हैं। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी बालक एवं बालिकाओं में वृद्धि विकास एक समान नहीं होता है। उसके विभिन्न अंगों की वृद्धि भिन्न भिन्न रूपों में होती है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि सभी बच्चों की एक जैसी वृद्धि नहीं होती। तो आपने अपनी क्लासेस में भी देखा होगा कि कोई गर्ल्स लंबी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई, है ना। तो सभी तरीके की गर्ल्स होती हैं। तो सबकी एक जैसी हाइट और सेम हाइट लेवल की और एक जैसी बॉडी स्ट्रक्चर सभी का एक जैसा होता है क्या एक क्लास में? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि सबकी वृद्धि का जो अनुपात होता है वह एक जैसा नहीं होता है। तो इन्होंने उदाहरण के तौर पर समझाया है। कुछ बालक और बालिकाएं हट्टे कट्टे, स्वस्थ, मजबूत या विशेष आयु में तेजी से बढ़ते हैं, जबकि अन्य में विकास धीमी गति से होता है। इसलिए एक ही आयु पर होने पर भी इसमें वृद्धि की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। कुछ तो आनुवंशिक वंश आपके जो मम्मी पापा है उस पर निर्भर करता है, और किसी के खान पान पर निर्भर करता है। अगर खान पान अच्छा है तो बढ़ोतरी भी अच्छी होती है। अगर खान पान सही नहीं होगा तो क्या होगा? वृद्धि भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। वास्तविकता या कालक्रमिक आयु। पृथ्वी पर व्यक्ति की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व की मानी गई है। विद्वानों ने बालक की वास्तविक आयु जन्म लेने के समय से मानी है। यही आयु वैधानिक मापदंड है जिससे बालक को विद्यालय में प्रवेश मिलता है तथा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने या परीक्षा देने तथा नौकरी लगने संबंधी आयु सीमा का निर्धारण भी वास्तविक आयु से ही किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से ये बात महत्वपूर्ण है कि 17 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं का लगभग 95% वृद्धि विकास हो चुका होता है। 17 वर्ष की आयु के पश्चात थोड़ा प्रभाव विकासात्मक प्रक्रिया में पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि 17 वर्ष तक की आयु में जो भी बच्चों में वृद्धि विकास होना होता है वह लगभग 95% तक हो जाता है, और उसके बाद जो 5% हमारा बच जाता है उसी 5% ही उस 17 साल की उम्र के बाद बच्चों में दिखाई देता है। या तो थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी, जरूर नहीं कि बढ़नी है ना। तो थोड़ा कम ज़्यादा उसमें हो जाता है। जैसे कोई मोटा है तो पतला हो जाएगा, जो पतला है तो मोटा हो जाएगा, जो लंबा है या तो जो छोटा उसकी हाइट थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो 5% वृद्धि की संभावना रहती है। शारीरिक एवं मानसिक आयु। प्रमुख वैज्ञानिक
विद्वानों ने पाया है कि साधारणतः मानसिक आयु शारीरिक आयु के लगभग बराबर होती है। कुछ सिद्धांतों विद्वानों ने माना है कि मानसिक आयु की गणना का संबंध बालक के मानसिक विकास से संबंधित है, जिसका संबंध बालक की परिपक्वता से है। मानसिक आयु के परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयास किए हैं, और जैसे हम उदाहरण में भी देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 12 वर्ष के बालक की परीक्षा 14 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर ली गई है, तो वह इस परीक्षा में 75% से अधिक औसत पर आया है, तो माना गया कि उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष के बालक के बराबर है। अर्थात यदि कोई 12th में गर्ल्स है, ठीक है, 12th में गर्ल्स है और उसी 12th में पहुँचते पहुँचते 15-16 की आयु हो जाती है, और यदि वही 15 की आयु वाला बच्चा अगर 14 साल की आयु वाला बच्चा अगर 16 साल की आयु वाले बच्चे के हिसाब के बराबर पढ़ाई कर लेता है, तो वह भी उसके आयु के बराबर ही माना जाता है। यह उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष के बालक के बराबर ही मानी जाती है। बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच के अनुपात में वृद्धि लब्धि कहते हैं। वृद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए प्रत्येक उम्र के बालक के साथ एक ही सूत्र प्रयोग में लाते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देने पर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र इस प्रकार है, मतलब उस बालक पे कितनी बुद्धि है। उपरोक्त सूत्र के आधार पर माना कि बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है तथा वास्तविक आयु, मानसिक आयु मतलब मस्तिष्क से उसकी आयु कितनी 16 वर्ष, उसका मस्तिष्क इतना तेज है कि वो 16 वर्ष के आयु के बालक के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक आयु कितनी है 12 वर्ष। तो इसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, IQ देखने के लिए IQ इक्वल मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। जो मानसिक आयु है मतलब वो किस लेवल के बच्चों तक का शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो है 16, और वास्तविक एक्चुअल में उसकी आयु है 12, और इंटू 100 और 100, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका IQ लेवल हमें मिल जाता है 133, 133.33। तो उसका IQ लेवल कितना है 133.33। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ लेवल हम जान सकते हैं। कभी कभी आपने अक्सर देखा होगा कि जो UKG में बच्चा पढ़ता है, UKG वाले बच्चे को भी इतना लिखना पढ़ना आ जाता है कि वो फर्स्ट क्लास तक की पढ़ाई भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका IQ लेवल फर्स्ट क्लास के बच्चों के बराबर है, उसकी मानसिक क्षमता अधिक है। अब नेक्स्ट है शारीरिक संरचनात्मक आयु। इसे शरीर रचना आयु भी कहते हैं। ये कंकाल तंत्र की वृद्धि विकास से संबंधित है, इसलिए इस आयु का मापन हड्डियों के ढांचे की गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। शारीरिक संरचनात्मक आयु दांतों से भी गिनी जाती है, क्योंकि बच्चों के दांतों की संख्या से आयु का विशेष रूप से पता लगाया जाता है। जूनियर तथा सब जूनियर खेलों में आयु के विवाद का निपटारा डॉक्टर के द्वारा शारीरिक संरचना आधार पर किया जाता है। दैहिक आयु, शारीरिक संरचनात्मक ऐसा होता है कि कभी कभी तो 12 साल का बच्चा 12 साल होगी, लेकिन 12 साल का बच्चा वही एक दुबला पतला सा होगा, तो दूसरी जगह वही 12 साल का बच्चा हट्टा कट्टा भी होगा। लेकिन जब खेलकूद की बारी आती है तो दोनों को साथ में ही दौड़ाया जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही एक ही एज आयु के हैं। इसीलिए दैहिक आयु, यह आयु बच्चे की दैहिक क्षमता और योग्यताओं से संबंधित होती है। यह सामान्यतः तरुणावस्था से संबंधित है। इस आयु के निर्धारण में विभिन्न ग्रंथियों में हार्मोन्स का रिसाव तथा अंगों की कार्यात्मक अवस्था को ध्यान में रखा जाता है। लड़कों की कोख में उसे बालों से भी इस आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। लड़कियों के मामले में इसका अनुमान मासिक धर्म से लगाया जा सकता है। बच्चा कालक्रमिक आयु में तो बड़ा हो सकता है, लेकिन जब वह दैहिक रूप से अपरिपक्व हो सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे अपने दैहिक आयु के ही बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। ये है ना कि कोई बच्चे अपनी उम्र से पहले ही वो अधिक लंबे हो जाते हैं और बड़े दिखाई देने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उम्र होने के बावजूद भी वो बहुत छोटे से प्रतीत होते हैं। शारीरिक क्षमता का मापदंड, अशारीरिक क्षमताएं, ऊंचाई का मापन, वजन का मापन और सीने की चौड़ाई का मापन और शारीरिक क्षमता का मापन। इस आधार पर हम वृद्धि विकास का मापन शरीर की ऊंचाई, वजन और चौड़ाई से कर सकते हैं। पहला है ऊंचाई का मापन। ऊंचाई मापने के लिए स्टैंड पर बालक बालिका को खड़ा किया जाता है। इस स्टैंड के पीछे पैमाना लगा होता है। इस पैमाने की सहायता से उसकी ऊंचाई ज्ञात की जाती है। ध्यान रखिए कि जन्म के समय लड़कियों की तुलना में लड़के लंबे होते हैं। जन्म जब होता है तो लड़कियों की तुलना में लड़के लंबे होते हैं, लेकिन
लगभग 18 वर्ष के बाद लड़कियों की तथा 21 वर्ष के बाद लड़कों की ऊंचाई में प्राय वृद्धि नहीं होती है ना। तो एक आयु निश्चित होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है अपना। लड़कियों के लिए माना गया 18 और लड़कों के लिए माना गया है 21। और वैसे ही वजन का मापन भी है। वजन भी लड़कियों में 16 वर्ष से और लड़कों में 18 वर्ष की आयु तक और लड़कों का 21 वर्ष की आयु तक वजन बढ़ता ही रहता है, लेकिन आगे की उम्र में भी वजन घटने बढ़ने की संभावनाएं रहती है। ऐसा नहीं कि 18 के बाद वो उसका वजन बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वजन तो बढ़ता भी है और घटता भी रहता है। सीने की चौड़ाई का मापन। सीने की चौड़ाई का मापन इंच टेप से किया जाता है। ऊंचाई और वजन के साथ साथ बालकों के सीने की चौड़ाई भी बढ़ती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सीना श्वास भरने में कम से कम 5 सेंटीमीटर अवश्य फूलना चाहिए। शारीरिक क्षमता का मापन। शारीरिक क्षमता का मापन बैटरी चालित मशीन द्वारा किया जाता है। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगिताओं को बैटरी परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जो खेल अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जैसे नेशनल लेवल का हो गया, इंटरनेशनल लेवल का हो गया, तो इन्हें इसके लिए बैटरी परीक्षण से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आज ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो एक्सरसाइज दिखाई गई है उसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन ये वाले करेंगे। दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस दिए गए, ये आप लोगों को करने हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई डबल आंसर है, सेम है, तो उसमें आप एक ही करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों को करना है। ये इसमें से, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव्स बेस पे ही बना हुआ है, मल्टीपल चॉइस है। आप लोगों को अपने आप से 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से जो सही ऑप्शन है उसे आपको टिक लगाना है। क्लियर हो गया। अब ये 5 लेसन तक हमने आपको सिखाया है। आप लोगों का सिलेबस भी 1 लेसन से लेके 5 लेसन तक आप लोगों के टेस्ट में आएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेट स्टार्ट हुई है और उनका लेसन भी हमारे 5 ही हुए हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी इसमें ग्रेडिंग होती है और आगे जब आप लोगों के में भी हो सकता है कि दीपावली के बाद आप लोगों की क्लासेस स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम तब आपको एक आगे का जितना भी कोर्स रह गया वो आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और ये आप लोगों की लास्ट क्लास है। इसके बाद आप लोगों को में भी हो सकता है कि 1-2 दिन 8 तारीख के बाद प्रिपरेशन लीव मिलेगी, अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करेंगे। ठीक है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और सभी को अच्छे से पेपर करना है, पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छे से पेपर दे सकेंगे। ठीक है, ओके, गुड लक।